दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे मौर्य वंश। इससे पहले हम लोग हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश देख चुके हैं। तो चलिए आज हम लोग मौर्य वंश को देखते हैं। तो मौर्य वंश के संस्थापक जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे। संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे और इनका जन्म 340 BC यानी 340 ईसा पूर्व में हुआ था। और जन्म स्थान जो था पाटलिपुत्र था, यानी आज का पटना में उनका जन्म हुआ था। माता पिता और इनका माता जो थी वह नंदा थी, माता नंदा थी और इनके पिता मूरा थे। इनके पिता कौन थे? मूरा। माता का नाम नंदा और पिता के नाम मूरा था। पत्नी दुर्धरा, पत्नी का नाम दुर्धरा था और बेटा इनका बिंदुसार था। यही बिंदुसार चंद्र मौर्य का उत्तराधिकारी होता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन होता है? इसका बेटा बिंदुसार। चंद्रगुप्त मौर्य के माता पिता का निधन बचपन में ही हो गया था। चंद्रगुप्त मौर्य जब बच्चा थे उसी समय इनका माता पिता का निधन हो गया था। चाणक्य ने इनके गुणों को पहचाना। चाणक्य को देखा इस बालक को कि यह बालक कुछ कर सकता है, इसका गुण को जान लिया और तक्षशिला विश्वविद्यालय ले गए। और इसको क्वालिटी इसमें देखकर इसको तक्षशिला विश्वविद्यालय ले गए, जहाँ वे पढ़ाया करते थे। चाणक्य पहले पढ़ाया करते थे तक्षशिला विश्वविद्यालय में, वहीं पर इनको ले गए और उनका नामांकन करवा दिए। किनका? चंद्रगुप्त मौर्य का। चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य को अपने अनुसार सारी शिक्षा दी। चाणक्य ने क्या किए? चंद्रगुप्त मौर्य को अपना अनुसार से जितना शिक्षा की जरूरत था उसे वो सभी शिक्षा दिए। उन्हें ज्ञानी, बुद्धिमान, समझदार महापुरुष बनाया। उन्हें क्या बनाया? ज्ञानी, बुद्धिमान और समझदार पुरुष बनाया। उन्हें शासक के सारे गुण सिखाने, एक शासक यानी राजा होने का जितना भी गुण की जरूरत था वो सारा गुण सिखाया। किन्हें? चंद्रगुप्त मौर्य को। कौन? चाणक्य के द्वारा ये सब सिखाया गया। और एक शासक बनने का जो भी गुण था वो सब सिखाया गया चंद्रगुप्त मौर्य को। मौर्य ने नंदवंशीय शासक धनानंद को पराजित कर 25 वर्ष की अल्पायु में मगध सिंहासन की बागडोर संभाली थी। यानी जो चंद्रगुप्त मौर्य थे वह नंदवंश का, उस समय मगध के राज्य पर नंदवंश का शासन था और नंदवंश पे धनानंद राज कर रहा था। उन्हें धनानंद उसमें राजा था। तो धनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य युद्ध में हराकर उस वहाँ पर मगध पर कब्जा कर लेते हैं 25 वर्ष की उम्र में और मगध का राजा बन जाते हैं। चंद्रगुप्त का नाम प्राचीनतम अभिलेख साक्ष्य रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में मिलता है। जो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम है वह सबसे पुराना अभिलेख रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख है। उसी से इसका साक्ष्य मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य का, यानी उसी में इसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख मिलता है। तो चंद्रगुप्त मौर्य का नाम का उल्लेख कहाँ किया गया है? तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम का उल्लेख किया गया है। सेल्यूकस निकेटर, आप देखते हैं सेल्यूकस निकेटर कौन है? सेल्यूकस सिकंदर का उत्तराधिकारी तथा तत्कालीन सिंध प्रांत का गवर्नर था। जो सेल्यूकस था वह सिकंदर का उत्तराधिकारी था। सिकंदर महान जो लोग पढ़े हैं उसी का उत्तराधिकारी था और तत्कालीन उस समय सिंध प्रांत का गवर्नर था। ऐसे सिकंदर को अलेक्जेंडर द ग्रेट भी कहा जाता है। अलेक्जेंडर द ग्रेट किसे कहा था? सिकंदर को। तो इसी अलेक्जेंडर द ग्रेट का उत्तराधिकारी कौन था? सेल्यूकस। और उस समय क्या था? वहाँ सिंध प्रांत जो है उसका एक गवर्नर था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ युद्ध किया। ये क्या किया? सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में एक युद्ध किया तथा पराजित होने के बाद अपनी बेटी हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ कर दिया। और क्या हुआ? सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य से हार जाता है और हार जाने के बाद अपनी बेटी हेलेना का विवाह जो है वह चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में करा देता है। आगे देखते हैं मेगास्थनीज। मेगास्थनीज एक यूनानी राजा सेल्यूकस प्रथम द्वारा राजदूत के रूप में मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के पास भेजा गया था। मेगास्थनीज को कौन भेजा था? तो सेल्यूकस प्रथम भेजा था। सेल्यूकस प्रथम जो है वह राजदूत बनाकर इसे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो प्रश्न पूछता है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में भारत आया था? तो ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। और ये कहाँ का राजदूत था? तो यूनान का राजदूत था, यूनानी राजदूत था। किसने भेजा था? सेल्यूकस प्रथम ने।
और इन्होंने जो मेगास्थनीज ने भारत में जो कुछ भी देखा उसको एक इंडिका नामक पुस्तक में लिख डाला। किस पुस्तक में? इंडिका नामक पुस्तक में। तो इंडिका नामक पुस्तक के लेखक कौन है? मेगास्थनीज। यह भी प्रश्न बहुत बार पूछा जाता है कि इंडिका नामक पुस्तक का लेखक कौन है? राइट आंसर हो जाएगा मेगास्थनीज। नेक्स्ट, चंद्रगुप्त मौर्य को जैन धर्म की ओर ज़्यादा झुकाव हो चला था। चंद्रगुप्त मौर्य को क्या हुआ? जैन धर्म की ओर ज़्यादा झुकाव हो चला था। वे अपने अंतिम समय में अपने पुत्र बिंदुसार को राजपाट सौंपकर जनाचार्य भद्रबाहु से दीक्षा लेकर उनके साथ श्रवण बेलगोला चले गए। कहाँ चले जाते हैं? श्रवण बेलगोला। ये कहाँ है? मैसूर के पास है, कर्नाटक में मैसूर के पास में स्थित है श्रवण बेलगोला। यहाँ चले जाते हैं तथा चंद्रगिरी पहाड़ी पर काया क्लेश द्वारा 297 ईसा पूर्व में अपने प्राण त्याग देते हैं। तो चंद्रगुप्त मौर्य को क्या हुआ? जैन धर्म का और झुकाव ज़्यादा हो गया, वे जैन धर्म अपना लेते हैं और अपना जो राजपाट है वह अपने बेटा बिंदुसार को सौंप देते हैं और खुद भद्रबाहु से दीक्षा लेते हैं। जैन धर्म पर दीक्षा किससे लेते हैं? भद्रबाहु से। और श्रवण बेलगोला चला जाता है, वहाँ काया क्लेश विधि द्वारा। काया क्लेश का मतलब होता है कि अन्न जल पानी सब कुछ त्याग देते हैं, यानी कुछ भी खाना पीना नहीं, एकदम खाना पीना बंद कर दिया और खाना पीना बंद करके साथ में मरे गए। तो उसी प्रकार से अपना शरीर को त्याग दिए, खाना पीना जल पानी सब त्याग कर अपना देह को त्याग देते हैं। कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। अब इसके बाद राजा कौन बन जाता है? इसका बेटा बिंदुसार। आप देखते हैं मौर्य वंश की स्थापना किसने की? तो मौर्य वंश की स्थापना बिंबिसार किया, शिशुनाग किया, महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य। कौन किया? ऑप्शन देखिए, बिंबिसार, शिशुनाग, महापद्मनंद, चंद्रगुप्त मौर्य। तो हम लोग देख चुके हैं कि जो बिंबिसार थे वो हर्यक वंश की स्थापना किए हैं, शिशुनाग के वंश की स्थापना किए हैं, महापद्मनंद नंद वंश की स्थापना किए हैं, चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना किए हैं। तो राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य वंश की स्थापना किए थे। इसका याद रखने का ट्रिक है, तो मगध साम्राज्य में शासन किए हैं, पहले ही बता चुके हैं। हसीन मौसू के साथ हम लोग मगध साम्राज्य पढ़े हैं, किसके साथ? हसीन मौसू के साथ। हा से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, ना से नंद वंश, मो से मौर्य वंश, असू से शुंग वंश, के साथ का से कर्ण वंश, असात से सातवाहन वंश। ये 7 वंशों ने मगध पर शासन किया है। इसका याद रखना ट्रिक है, हसीन मौसू के साथ। चलिए, चाणक्य किसके शासनकाल में प्रधानमंत्री बने थे? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक, धनानंद। तो जो चाणक्य थे वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय में प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन वह बिंदुसार के समय में भी प्रधानमंत्री रहे थे। मतलब चंद्रगुप्त मौर्य के समय में बने, अब जब उसका बेटा राजा बन जाता है बिंदुसार, उस समय भी प्रधानमंत्री चाणक्य बने रहते हैं। अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा किसने दी? ऑप्शन है ब्रह्मगुप्त, उपगुप्त, चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य। तो अशोक को बौद्ध धर्म की दीक्षा उपगुप्त दिए थे। कौन? उपगुप्त। कलिंग युद्ध कब हुआ था? कलिंग का जो युद्ध है वह कब हुआ था? तो कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। 261 ईसा पूर्व में हुआ था। कलिंग आज का उड़ीसा में है, यहाँ पर कलिंग का युद्ध हुआ था और कलिंग को अशोक के द्वारा जीत लिया गया था। अशोक महान कलिंग को जीत गया। और इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि जब कलिंग जीत लिया, अशोक विजय प्राप्त कर लिया, उसके बाद कलिंग को देखने के लिए जाता है कि देखे नया जीता हुआ साम्राज्य मेरा कैसा है। वहाँ जब देखने जाता है तो वहाँ का स्थिति जो देखता है, ऐसा भयावह स्थिति, मार काट खून खराबा जो देखा, आदमी को हालत जो हो गया है मानव हालत, यह हालत देखकर अशोक का मन परिवर्तित हो जाता है, हृदय परिवर्तित हो जाता है और उस समय ही संकल्प लेता है कि आज के बाद हम किसी भी प्रकार का युद्ध नहीं करेंगे। और इसके बाद वह बौद्ध धर्म को अपना लेता है। कौन सा धर्म को? बौद्ध धर्म को अपना लेता है। तो आज देखिए, इसका जो अशोक का दादा थे चंद्रगुप्त मौर्य, वो जैन धर्म को अपनाए थे। इसका पापा बिंदुसार थे, वह हिंदू धर्म ही मानते थे। और ये अशोक है वह बौद्ध धर्म को अपनाता है। और इसी के समय में तीसरा बौद्ध संगीति 251 ईसा पूर्व में होता है। तीसरा संगीति बौद्ध संगीति कब होता है? 251 ईसा पूर्व में, इसी के समय में होता है।
तो याद रखिएगा, तीसरी बौद्ध संगीति अशोक के समय में ही होता है, 251 ईसा पूर्व में, यानी कलिंग विजय के 10 साल के बाद ये तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन अशोक के समय में ही कराया जाता है। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। मौर्य काल में शिक्षा का जो प्रमुख केंद्र था वह कौन सा था? राइट आंसर हुआ तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का प्रमुख केंद्र तक्षशिला था और विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय इसी तक्षशिला को ही माना जाता है। तक्षशिला क्या है? विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय तक्षशिला को माना जाता है। अशोक के अभिलेख किस लिपि में है? अशोक का अभिलेख किस लिपि में है? ऑप्शन है ब्राह्मी लिपि, खरोष्ठी लिपि, ग्रीको अरामाइक लिपि, उपरोक्त सभी। देखिए, तो अशोक का जो भी अभिलेख भारत में मिला है वो सबसे ज़्यादा ब्राह्मी लिपि में मिला है। कौन सा लिपि? ब्राह्मी लिपि में। लेकिन इसका लिपि आपके अफगानिस्तान, पाकिस्तान वगैरह में खरोष्ठी और ग्रीक अरामाइक लिपि में भी मिला है। सबसे ज़्यादा ब्राह्मी लिपि में, लेकिन खरोष्ठी लिपि में और ग्रीक अरामाइक लिपि में भी मिला है। फिर राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। मगध पर मौर्य वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ? यानी मगध पर मौर्य वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ? ऑप्शन है नंद वंश, शुंग वंश, कनु वंश, सातवाहन वंश। तो हम लोग अभी तक ट्रिक पढ़े कि हसीन मौसू के साथ मगध साम्राज्य पढ़ेंगे हम लोग किसके साथ? हसीन मौसू के साथ। तो हर्यक वंश तो पहले सबसे पहले था। हसीन शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश सेकंड में था। तीसरा नंद वंश था। अब उसके बाद आता है मौर्य वंश और चौथा में आता है मौर्य वंश। और मौर्य का है मौसू, यानी मौर्य वंश के बाद कौन था? मौसू यानी शुंग वंश। तो मौर्य वंश के बाद किस वंश का शासन हुआ? शुंग वंश का। नंद वंश से पहले था कनु वंश, उसके शुंग वंश के बाद होता है के साथ, मतलब कनु वंश, सातवाहन वंश, अंतिम में सातवाहन वंश आता है। तब यहाँ देख सकते हैं कि मौर्य साम्राज्य अशोक के समय में लगभग पूरे भारत में कवर कर चुका था। मौर्य साम्राज्य अशोक के समय जो लाल दिखाया गया है वह मौर्य साम्राज्य का क्षेत्र को दिखाया गया, और नीचे जो है वह चोल वंश वगैरह के लिए बच गया था। नीचे चोल वंश वगैरह शासन करा था साउथ में, जो ये ब्लू लाइन से दिख रहा है। बाद बाकी लगभग पूरे भारत में मौर्य वंश का शासन हो चुका था। ये जो तो येलो दिख रहा है ये क्षेत्र, यही कलिंग है जिसे अशोक के द्वारा जीत लिया गया था। यानी ये भी मौर्य साम्राज्य का क्षेत्र बन चुका था। यानी लगभग पूरे भारत में बृहद भारत जो उस समय का था, जिसे पाकिस्तान, बांग्लादेश वगैरह भी शामिल था, तो पूरा भारत में लगभग मौर्य वंश का शासन हो चुका था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? चंद्रगुप्त मौर्य है वो अपना अंतिम समय कहाँ बिताया? तो अभी पढ़े हम लोग, अंतिम समय में वह जैन धर्म का दीक्षा लेकर सनवन बेरगोला में चल गए थे और यहाँ अपना कायक्लेश विधि द्वारा अपना प्राण को त्याग दिए थे। अन्न जल पानी सब कुछ छोड़ के अपना प्राण त्याग दिए थे। कहाँ? सनवन बेरगोला में, जो मैसूर कर्नाटक में स्थित है। मुद्रा राक्षस नाटक में किस राजा के कहानी का उल्लेख किया गया है? मुद्रा राक्षस नाटक में चंद्रगुप्त मौर्य के कहानी का उल्लेख किया गया है। किसका? चंद्रगुप्त मौर्य के जीवन के बारे में मुद्रा राक्षस में लिखा गया। मुद्रा राक्षस का लेखक कौन है? अभी बहुत पूछा था। तो मुद्रा राक्षस के लेखक जो है वह विशाखा दत्त है। कौन? विशाखा दत्त। विशाखा दत्त के द्वारा मुद्रा राक्षस नामक नाटक को लिखा गया है। आप देखिए, बिंदुसार चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा था, जो दूसरा में मौर्य वंश का शासक बनता है। सम्राट अशोक बिंदुसार का बेटा था, जो सबसे योग्य शासक हुआ। बिंदुसार के बारे में थोड़ा जान लीजिए। बिंदुसार के बारे में बोला जाता है कि योग्य बाप का बेटा और योग बेटा का बाप कौन था? बिंदुसार। मतलब बिंदुसार का बाप भी बहुत योगी था और उसका बिंदुसार का बेटा भी अशोक जो हुआ योग था। बृहदर्थ मौर्य वंश का अंतिम शासन होता है। बृहदर्थ है वह मौर्य वंश का अंतिम शासक होता है और इसको हराकर शुंग वंश की स्थापना होता है। तो याद रखिए, बृहदर्थ मौर्य वंश का अंतिम शासक होता है। प्रसिद्ध यूनानी यात्री मेगास्थनी किसके दरबार में भारत आया था? प्रश्न आ गया कि मेगास्थनी था वह किसके दरबार में भारत आया था? मेगास्थनी याद रखिए चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। किसके दरबार में? चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था और वही मेगास्थनीज है वही इंडिका नामक पुस्तक का लेखक था। इंडिका नामक पुस्तक कौन लिखा?
तो मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भारत आया था और यहाँ आने के बाद जो कुछ भी भारत में देखा उसे इंडिका नामक पुस्तक में लिख डाला। नेक्स्ट, निम्न में से किसे देवनाम प्रियदर्शी कहा जाता है? आज देवनाम प्रियदर्शी किसे कहा जाता है? तो देवनाम प्रियदर्शी अशोक को कहा जाता है, सम्राट अशोक है, इसे देवनाम प्रियदर्शी देवनाम प्रियदर्शी भी कहा जाता है। कलिंग युद्ध का विवरण सम्राट अशोक के किस अभिलेख में मिलता है? कलिंग युग का युद्ध है जो कलिंग में युद्ध हुआ, इसका उल्लेख कौन सा अभिलेख में मिलता है? तो यह 13वीं अभिलेख में मिलता है। अशोक का 13वीं अभिलेख है, इसमें कलिंग युद्ध का विवरण मिलता है। सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ किसने बनवाया था? जो सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ है उसको किसने बनवाया था? तो इसको सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया था। किसके द्वारा? सम्राट अशोक के द्वारा सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ को बनाया गया। देख रहे हैं सिंह स्तंभ ये है जो भारत का राष्ट्र चिन्ह भी है। क्या है राष्ट्र चिन्ह भारत का? कौन है? सिंह स्तंभ। ये कहाँ स्थित है? सारनाथ में। तो पूछा सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ किसने बनवाया था? सम्राट अशोक ने बनवाया था। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना है। इस प्रकार का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू अगेन।